हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान कुंभ में। तो आज हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं कुछ कंपटीशन के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़फुल क्वेश्चंस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, यानी आपका फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के ये क्वेश्चंस हैं जो मेनली आपके किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आए हुए क्वेश्चंस ही हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये सीरीज़ ऐसी है आपके लिए, इसको मिस मत करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये मैंने अलग से कुछ नोट्स अलग से जो अभी रिसेंटली चीज़ें चल रही हैं उनसे मैंने बनाए हुए हैं। चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन इज़ इरतीस नदी, बी ऑप्शन हेलो नदी, सी ऑप्शन में है मिसौरी नदी और डी ऑप्शन में लीना नदी। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है, अच्छा जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन साथ में देते चलूँगे। आप उसको कहीं लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा या वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करके देख लीजिएगा, चीज़ों को अच्छे से सुन समझ लीजिएगा ताकि आपको उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसकी ब्रीफली डिटेल थोड़ी बहुत भी पता चल जाए आपको। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो इरतीस नदी है, यानी इरतीस नदी दुनिया की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। यह रूस, चीन और जो है कजाकिस्तान से होकर बहती है, यानी यह रूस, चीन और कजाकिस्तान से होकर बहती है। या ओब नदी मुख्य सहायक नदी है। तो ये जो हमारी इरतीस नदी है यह दुनिया की सबसे लंबी सहायक नदी है, या जो है रूस, चीन और कजाकिस्तान से होकर के बहती है, और यह ओब नदी की सबसे सहायक नदी है। तो ये इसका थोड़ी सी इसकी डिटेल हो गई। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आज का कि निम्नलिखित में से किस चट्टान को जलीय चट्टान भी कहा जाता है? जलीय चट्टान। अब इसमें ऑप्शन में देखिए कुछ आप ऐसे भी, अगर आपके ये जो टिक द करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप पहले ये भी एक बार जो है एक माइंड में करिएगा कि अगर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया उससे कोरिलेट हमारा आंसर इसमें क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है, फिर उसको हम लोग टिक करके इफ़ बट करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अब इसमें ऑप्शन में है आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें या प्लूटोनिक चट्टानें। इसका जो राइट आंसर, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, जलीय चट्टानें। अब जलीय चट्टानें हैं तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो तलछटी चट्टानें होगा। तलछटी चट्टानें का क्या मतलब होगा, यानी ये जो है अवसादी चट्टानों में आती हैं। अब यह यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो ऑप्शन में अवसादी चट्टानें लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों एक ही नाम है। इसको हम तलछटी चट्टानें भी कह सकते हैं और अवसादी चट्टानें भी कह सकते हैं। यानी पृथ्वी की सतह से सबसे बड़े भाग पर फैली हुई अवसादी चट्टानों को ये जो है ये स्थिरीकृत चट्टानों या जलीय चट्टानों को भी कहा जाता है। यानी इसके 3-4 नाम हो गए। क्या क्या नाम हो गए? एक तो क्या है कि पृथ्वी की सतह से सबसे बड़े भाग पर, जो हमारी पृथ्वी है उसके सतह के सबसे बड़े भाग पर ये फैली हुई हैं, इसको अवसादी चट्टानें, इसको जो है स्थिरीकृत चट्टानें भी कहा जा सकता है। अवसादी चट्टानें, तलछटी चट्टानें, इस जो है स्थिरीकृत चट्टानें या जलीय चट्टानें, इन सब नामों से इसको संशोधित किया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पिंड तरंग है? अब पिंड की तरंग है तो इसमें ऑप्शन इज क्या दिया गया है, प्राथमिक तरंग, बी पे है लव तरंग, सी पे है रेले तरंग और डी पे है लैम्प तरंग। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो है प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग कैसे होगा, क्योंकि जो शरीर की जो है तरंगे पृथ्वी से आंतरिक भाग में, यानी जो हमारा शरीर है इसकी जो तरंगे होती हैं, जो रेडियंस होते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर के गुजरती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे और द्वितीय तरंगों में भी विभाजित किया जाता है। ठीक है, और प्राथमिक, अच्छा ये तो प्राथमिक तरंगों की बात हो गई। अगर आपको प्राथमिक तरंगों की जगह पे अनुदैर्घ्य तरंगे भी लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। आप इसको प्राथमिक तरंगे भी कह सकते हैं और
अनुदैर्घ्य तरंगे भी कह सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि वह भू आकृति जो आसपास के भूभाग से ऊपर फैली होती है क्या कहलाती है। अब इसका क्वेश्चन क्या है कि वह भू आकृति जो आसपास के भूभाग से, इसमें आंसर वो दिए गए हैं ऑप्शंस घाटी पे, शिखर पे, पहाड़ी पे, खाई पे। इसका जो राइट आंसर हमारा है वो पहाड़ी होगा। पहाड़ी कैसे होगा, क्योंकि पहाड़ी एक भू आकृति है जो आसपास के भूभाग के ऊपर फैली हुई है। इसका एक विशिष्ट शिखर होता है, यानी हर पहाड़ी का अपना एक विशिष्ट शिखर होता है, तो वो भू आकृति के आसपास भूभाग के ऊपर फैली हुई होती है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि पहाड़ियों के बीच वह निचला क्षेत्र जिसके बीच से अक्सर नदी बहती है वो क्या कहलाता है। अब ढेर सारी पहाड़ियों के बीच से काफ़ी रास्ते पहाड़ियों से कट करके बनते चले जाते हैं। अब यहाँ ऑप्शन में है डेल कहलाता है, बी ऑप्शन में ब्लफ कहलाता है, सी ऑप्शन में क्रेन वॉश कहलाता है और डी ऑप्शन में दोआब कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डेल है, क्योंकि डेल पहाड़ियों के बीच में एक जो है ये निचला क्षेत्र होता है, वहाँ से अक्सर एक नदी बहती है। डेल एक अवसाद है जो चौड़ाई से ज़्यादा लंबाई में जाती है, इसलिए इसको डेल पहाड़ियों की आकृति दी गई है। डेल पहाड़ियों के बीच में इसको एक निचला क्षेत्र में इसको रखा गया है। क्वेश्चन इस 6 नंबर का है कि वर्तमान में विश्व की सबसे लंबी ट्राम लाइट रेल लाइन किस देश में सेरावत है। अब ऑप्शन इज ए ऑप्शन पे है रूस में, बी ऑप्शन में बेल्जियम में, सी ऑप्शन में भारत में, डी ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो राइट आंसर हमारा है वो बेल्जियम है, क्योंकि बेल्जियम का कोस्ट ट्राम एक सार्वजनिक परिवहन सेवा है जो पूरे बेल्जियम तट के शहरों और कस्बों को जोड़ती है। क्या है कि एक बेल्जियम एक कोस्ट ट्राम एक सार्वजनिक परिवहन सेवा है, यानी इसको एक सार्वजनिक रेल लाइन में है, तो ये सार्वजनिक परिवहन सेवा है जो पूरे बेल्जियम यानी एक पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को, जो पूरे बेल्जियम को एक तट के मतलब शहर और कस्बों दोनों को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 इस कि सभी महासागरों में सबसे अधिक खारा महासागर कौन सा है। भाई हमारे बहुत सारे महासागर हैं, तो कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट करिएगा, देखते हैं किसको पता है कि कितने महासागर हैं हमारे। इसमें ऑप्शन इस प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में जो सतही जल है वो सबसे अधिक लवणता में पाई जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें 37 भाग प्रति हज़ार से अधिक भी, यानी 37,000 भाग से अधिक जो है वो महासागर से होकर के गुजरता है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का 60% नमक उत्पादित राज्य है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद ये रेलवेज़ में भी आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से ही उठाया है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का 60% नमक उत्पादित है। ऑप्शन इज ए ऑप्शन पे राजस्थान, बी ऑप्शन पे ओडिशा, सी ऑप्शन पे गुजरात और डी ऑप्शन में महाराष्ट्र। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो गुजरात है। लगभग 160 टन उत्पादन के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादन देश बना है, यानी जो भारत है वो तीसरे नंबर पे नमक उत्पादक देश बना है। अच्छा, इसमें कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं उनकी अगर बात कर लेते हैं तो आप इनको ध्यान दीजिएगा कि गुजरात है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और भारत के चौथे सबसे बड़े नमक उत्पादक राज्य हैं। ये राज्य नमक उत्पादक से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु साथ साथ भारत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आज का हमारा। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। कुल कितने राज्यों से हमारी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ऑप्शन इज ए ऑप्शन पे 5, बी ऑप्शन पे 6, सी ऑप्शन पे 7, डी ऑप्शन पे 8। राइट आंसर हमारा 8 होगा। अच्छा, 8 राज्य कौन कौन से हैं इनको हाईलाइट, इनको जो है
आप पॉइंट टू बी नोटेड, इनको आप नोट कर लीजिएगा। आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं, अगर आप अच्छे से मेरी वीडियो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से राज्य हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से भी मिलती है। यानी टोटल 8 हमारे जो हैं वो राज्य हैं। 8 राज्य हैं। 1 नंबर पे उत्तराखंड, 2 नंबर पे हिमाचल प्रदेश, 3 नंबर पे हरियाणा, 4 नंबर पे राजस्थान, 5 नंबर पे मध्य प्रदेश, 6 नंबर पे छत्तीसगढ़, 7 नंबर पे हमारा झारखंड, 8 नंबर पे बिहार, साथ ही साथ दिल्ली से भी होकर गुजरती है, दिल्ली से भी मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है आज के सीरीज़ का, सागर माथा निम्नलिखित में से किस पर्वत शिखर का दूसरा नाम है? सागर माथा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये हमारा एसएससी जीडी में आया हुआ भी क्वेश्चन है। सागर माथा निम्नलिखित में से किस पर्वत शिखर का नाम है? ऑप्शन इज नंदा देवी, बी ऑप्शन कामेट, सी ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, डी ऑप्शन अन्नपूर्णा। दी राइट आंसर इज हमारा क्या राइट आंसर होगा? माउंट एवरेस्ट, क्योंकि सागर माथा माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है। सागर माथा जो है माउंट एवरेस्ट का ही दूसरा नाम है। इसका मतलब क्या होता है सागर माथा का? इसका मतलब होता है स्वर्ग की चोटी, ठीक है, इसको स्वर्ग की चोटी इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का सबसे अधिक, महिला साक्षरता हमारी सबसे अधिक है जनगणना 2011 के अनुसार? ऑप्शन इज लक्षद्वीप, बी ऑप्शन दमन और दीव, सी ऑप्शन चंडीगढ़, डी ऑप्शन पुडुचेरी। राइट आंसर इज इसका होगा लक्षद्वीप, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 92.28% यानी 92.28% जो साक्षरता दर वाला जो है लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र माना जाता है, केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12 नंबर पे कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत, ऑप्शन इज भीमा, बी ऑप्शन ताप्ती, सी ऑप्शन गोदावरी, डी ऑप्शन महानदी। राइट आंसर इज हमारा ताप्ती होगा। ये कैसे होगा? क्योंकि सूरत जिसे पहले सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। अब एक हमारा ये भी क्वेश्चन बन गया है कि अगर पूछा जाए कि सूरत को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि सूरत जिसे पहले सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। एक ये हमारा हाईलाइट पॉइंट हो गया, क्योंकि भारतीय राज्य गुजरात का एक सुविकसित वाणिज्यिक शहर है। यह शहर राज्य की राजधानी गांधीनगर में 306 किमी दक्षिण में स्थित है और ये ताप्ती नदी के बाएं ओर स्थित है। हमारा जो सूरत है वो सुविकसित वाणिज्यिक शहर है। यह शहर राज्य के राजधानी गांधीनगर में 306 किमी दक्षिण में स्थित है और ताप्ती के बाईं ओर स्थित है। ये इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 है इसके निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा का एक रूप नहीं है? कौन सा है? ऑप्शन इज कोहरा, बी ऑप्शन बर्फबारी, सी ऑप्शन बारिश, डी ऑप्शन ओला। राइट आंसर इज कोहरा, क्योंकि वर्षा पानी का कोई रूप, जो वर्षा है पानी का कोई भी रूप है, जैसे बारिश, बर्फ, ओले, ओलावृष्टि, वायुमंडल से ज़मीन पर जो भी गिरते हैं ये पानी का ही रूप है। क्वेश्चन नंबर 14 इज कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, या पूर्व सिडनी पश्चिम के पर्थ से जोड़ने वाली रेलवे, या ट्रांस साइबेरियन रेलवे, फिर कैनेडियन नेशनल रेलवे। इसका जो राइट आंसर है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, क्योंकि रूस में ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी जो है रेलवे मानी जाती है, सबसे बड़ी रेलवे। अगर ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि रूस में सबसे बड़ी रेलवे कौन सी है, ऐसे भी पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, या ऐसे ही पूछा जा सकता है कि रूस में जो है सबसे लंबा रेलवे, तो ये जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो रूस की सबसे लंबी यानी दुनिया की सबसे लंबी रेलवे है।
क्वेश्चन नंबर 15 इज कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के सबसे अधिक कृषि फार्म हैं। अब कृषि फार्म के लिए पूछा गया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन फिलीपींस और डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो डी राइट आंसर इज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगी। ऑस्ट्रेलिया में मवेशी पालन के लिए अनुकूल परिस्थितियां या दुनिया में सबसे बड़े, ये जो खेत वाला देश है, दुनिया के सबसे बड़े खेत का देश है ये, और ये एक मवेशी पालन के लिए अनुकूल परिस्थितियों पे काम करता है, इसीलिए ये अधिक इस कृषि भाग पे फॉर्म इसमें विकसित है, सुव्यवस्थित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 और आज के सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है कि रात्रि आकाश में चमकने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन इज तारामंडल, बी ऑप्शन खगोलीय पिंड, सी ऑप्शन क्षुद्र ग्रह और डी ऑप्शन उल्का पिंड। टू द राइट आंसर इज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा खगोलीय पिंड, क्योंकि आकाश में एक प्राकृतिक खगोलीय वस्तु दिखाई देती है, जैसे एक तारा, ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, चंद्रमा या सूर्य। तो एक जो तारामंडल तारों का एक समूह होता है जो एक पैटर्न या चित्र बनाता हुआ प्रतीत होता है खगोलीय पिंड में, यानी आकाश में एक प्राकृतिक खगोलीय जो है वस्तु दिखाई देती है। तो जैसे कि उसमें तारा होता है, ग्रह होते हैं, प्रकृति होती हैं उपग्रह, और क्षुद्र ग्रह होती हैं, धूमकेतु होती हैं, चंद्रमा होते हैं, सूर्य होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर हमारा आपका वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप इतना तो जानते हो कि मुझे बहुत मेहनत लगती है ये बनाने में, इसको जो है एक एक क्वेश्चन सर्च करने में, एक एक चीज़ें आपके लिए भी जो इम्पॉर्टेंट हो और मेरे लिए भी हो, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से एग्ज़ाम की मैंने भी तैयारी की है, मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो इसी वजह से मैं आपके लिए बनाती हूँ, आप सभी के लिए सामने ये सब क्वेश्चंस लाती हूँ ताकि आपको भी हेल्प मिले।